नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी सरकंडों के पीछे। लेखक हैं सआदत हसन मंटो और आवाज़ है निशान सक्सेना की। कौन सा शहर था? जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको मालूम करने और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। बस इतना ही कह देना काफ़ी है कि दुनिया की वह जगह जो इस कहानी में मुत्तलिक है पेशावर थी, सरहद के करीब, और जहाँ वो स्त्री रहती थी उसका घर झोपड़ी नुमा था, सरकंडों के पीछे। घनी बाढ़ सी आई थी जिसके पीछे उस औरत का मकान था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ। चूंकि वो बाढ़ से थोड़े फासले पर था, इस वजह से सरकंडों के पीछे छिप सा गया था। बाहरी कच्ची सड़क से गुजरने वाला भी उसे देख नहीं पाता था। सरकंडे बिल्कुल सूखे हुए थे, लेकिन वह कुछ इस तरह जमीन में गड़े थे कि लगता था कि स्त्री ने खुद वहां लगाए थे। मकान कह लीजिए अथवा मिट्टी का झोपड़ा। केवल छोटी मोटी 3 कोठरियां थीं, लेकिन साफ सुथरी। सामान ज़्यादा नहीं था। पिछले कमरे में एक काफ़ी बड़ा निवाड़ी पलंग था, उसके साथ एक ताकचा जिसमें सरसों के तेल का दिया रात भर जलता रहता था। लेकिन यह ताकचा भी साफ सुथरा रहता, तथा वो दिया भी। अब मैं उस स्त्री का नाम बता दूं जो मुख्तसर से मकान में सरकंडों के पीछे छिपा हुआ रहता था। अपनी जवान बेटी के साथ रहती थी वो। बाज लोग कहते थे कि वह उसकी पुत्री नहीं थी, एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बचपन से पाला था। कुछ लोग कहते कि वो उसकी नाजायज़ बेटी है। कुछ ऐसे भी थे जिनका ख्याल है कि वो उसकी सगी पुत्री थी। हकीकत जो भी कुछ हो, इस विषय में यकीन करना कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। ये कहानी सुनने के बाद में स्वयं ही कोई ना कोई राय कायम कर लीजिएगा। देखिए, मैं उस स्त्री का नाम बताना भूल गया। बात असल में यह है कि उसका नाम कोई मायने नहीं रखता। उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजिए, सकीना, मेहताब, गुलशन या कोई और। आखिर नाम में रखा क्या है? अगर आपकी सहूलियत की खातिर मैं उसे सरदार कहूँगा। ये सरदार अधेड़ आयु की औरतें थी। किसी जमाने में यकीनन सुंदर होगी। उसके सुर्ख सफ़ेद गालों पर किसी कद्र झुर्रियाँ पड़ी थीं, लेकिन फिर भी वो अपनी आयु से कई बरस छोटी लगती थी। मगर हमें उसके गालों से कोई मतलब नहीं। उसकी बेटी खूबसूरती का बड़ा दिलकश नमूना थी। उसकी शख्सियत में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसके ये हल निकाला जा सकता कि ये वो फाहिशा थी। लेकिन ये हकीकत है कि उसकी माँ उसे धंधा कराती थी और खूब दौलत कमा रही थी वो उससे। उस लड़की का, जिसका नाम आपकी सहूलियत की वजह से नवाब रख देता हूँ, वो पेशे से घृणा नहीं थी। असल में उसे आबादी से दूर एक मुकाम पर परवरिश पाई थी और उसे सही और सभ्य जीवन का पता ही न था। जब सरदार ने उसे पहली बार बिस्तर पर, इस निवाड़ी पलंग पर लिटाया था, तो गालबिन उसने यही समझा था कि तमाम लड़कियों की जवानी की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। चुनांचे वो अपनी इस जिंदगी की अभ्यरत हो चुकी थी, तथा मर्द जो दूर दूर से चलकर उसके समीप आते थे, उसके साथ इस बड़े निवाड़ी पलंग पर लेटते थे, उसने समझा कि शायद यही उसकी जिंदगी का उद्देश्य है। यूं तो वो लिहाज से एक फाहिशा स्त्री थी, उन मानों में जिनमें हमारी शरीफ और इज्जतदार औरतें ऐसी औरतों को देखती हैं। लेकिन सच पूछिए तो उसको इस बात का कभी एहसास नहीं था कि वो गुनाह की जिंदगी गुजार रही है। वो इसके बारे में गौर कैसे कर सकती थी, जबकि उसे तो कभी अवसर ही न मिला था। उसके शरीर में खुलूस था। वो हर मर्द को जो उसके पास हफ्ते डेढ़ हफ्ते लंबा सफ़र तय करके आता था, अपना आपा हवाले कर देती थी, इसलिए कि वो समझती थी कि हर स्त्री का काम यही है। वो मर्द को हर ऐश तथा हर आराम का ख्याल रखती है और उसकी कोई नन्ही सी तकलीफ भी सहन नहीं कर पाता। उसको शहर के लोगों के तौर तरीकों का अंदाज न था। वो ये कतई नहीं जानती थी कि पुरुष उसके पास मोटरों में आते हैं, सुबह सवेरे अपने दांत ब्रश के साथ साफ करने के आदी हैं और आँख खोलकर
सबसे पहले बिस्तर में चाय की एक प्याली पीते हैं। उसके बाद शौच के लिए जाते हैं, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता मर्दों की आदतों से कुछ वाकफियत प्राप्त कर ली थी। पर उसे बड़ी उलझन होती थी कि सब मर्द एक प्रकार के नहीं होते। कोई सुबह उठकर सिगरेट मांगता है, कोई चाय और कोई शराब। कुछ इस तरह भी होते थे जो उठने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ पूरी रात जागते रहते और सुबह मोटर पर सवार होकर भाग जाते थे। सरदार बेफिक्र थी। उसको अपनी पुत्री का, या जो भी कुछ वो थी, उस पर पूरा विश्वास था कि वो अपने ग्राहकों को संभाल सकती है। इसलिए वो अफीम की गोली खाकर खाट पर सोई हुई थी। कभी कभार जब उसकी आवश्यकता पड़ती, मिसाल के तौर पर जब किसी ग्राहक की तबीयत ज़्यादा शराब पीने की वजह से खराब हो जाती, तो वो नींद में के आलम में उठकर नवाब को नसीहत दे देती कि उसको अचार खिला दे या उसे नमक मिलाकर गर्म पानी पिला दे। सरदार इस मामले में बड़ी सजग थी। जैसे कोई ग्राहक आता, वो उससे नवाब की फीस पहले ही प्राप्त कर लेती। अपनी मखसूस मुद्रा में दुआएं देती कि तुम आराम से झूला झूलो। अफीम की एक गोली डिबिया से निकाल कर मुख में डालकर सो जाती। जो रुपया आता, उसकी मालकिन सरदार थी, मगर जो तोहफे वसूल होते वो नवाब के पास ही रहते थे। क्योंकि उसके पास आने जाने वाले मर्द दौलतमंद होते, इसलिए वो बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनती और किस्म किस्म के फल और मिठाइयाँ खाती थी। वो प्रसन्न थी। मिट्टी से लिपे पुते मकान में, जो केवल 3 कोठरियों का बना था, वो अपने विचार से बड़ी दिलचस्प और बड़ी खुशगवार जिंदगी व्यतीत कर रही थी। एक फौजी अफसर ने उसे ग्रामोफोन और बहुत सारे रिकॉर्ड ला दिए थे। फुर्सत के समय वो उनको बजा बजा कर फिल्मी गाने सुनती और उसकी नकल उतारने की कोशिश किया करती थी। उसके गले में कोई रस ना था, मगर शायद वो उससे बेखबर थी। सच पूछे तो उसकी किसी बात को भी उसको पता ही ना था, और ना इस बात की इच्छा थी कि वो किसी चीज से बेखबर है तो वो उसको जाने। जिस मार्ग पर वो डाल दी गई थी, उसको उसने कबूल कर लिया था, बड़ी बेखबरी की हालत में। सरकंडों के उस तरफ दुनिया कैसी है, इसके मुतल्लिक वो कुछ नहीं जानती थी, अलावा इसके कि एक कच्ची सड़क है जिस पर दूसरे तीसरे रोज एक मोटर धुआं उड़ाते हुए आती है और रुक जाती है। हॉर्न बजता है और उसकी माँ अथवा कोई भी वहां आता तो वो खटिया से उठती और सरकंडों के निकट जाकर मोटर वाले से कहती कि मोटर जरा दूर खड़ी करके भीतर आ जाइए। वो अंदर आ जाता और निवाड़ी पलंग पर उसके साथ बैठकर मधुर बातों में मशगूल हो जाता। उसके यहाँ आने जाने वालों की तादाद अधिक ना थी, 5-6 होंगे, मगर ये 5-6 मुस्तकिल ग्राहक थे, और सरदार ने कुछ ऐसा प्रबंध कर रखा था कि उनका आपस में सामना या टकराव ना हो। बड़ी होशियार स्त्री थी। ग्राहक के लिए खास दिन मुकर्रर कर दिया करती थी, और ऐसे सलीके से कि किसी को शिकायत का अवसर ही ना मिले। इसके अतिरिक्त ज़रूरत के वक्त वो इसका भी इंतज़ाम करती कि नवाब माँ ना बन जाए। जिस स्थिति में नवाब अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, इसमें उसके माँ बन जाना लाजमी था। मगर सरदार 2-2.5 वर्ष से बड़ी कामयाबी के साथ इस खतरे से निपट रही थी। सरकंडों के पीछे ये सिलसिला 2-2.5 साल से बड़े हमवार ढंग से चल रहा था। पुलिस वालों को बिल्कुल इल्म ना था। केवल यही लोग जानते थे जो वहां जाते थे, अथवा फिर सरदार या उसकी बेटी नवाब। सरकंडों के पीछे एक रोज मिट्टी के इस मकान में एक इंकलाब उत्पन्न हो गया। एक बहुत बड़ी मोटर गालबिन डोज थी, वहां आकर रुकी, हॉर्न बजा। सरदार बाहर आई तो उसने देखा कि एक अजनबी है और उससे कोई बात नहीं की। अजनबी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। मोटर दूरी खड़ी करके वो उतरा और सीधा उसके घर में घुस गया, जैसे सालों से आने जाने वाला हो। सरदार बहुत सिरपिटाई, मगर दरवाजे की दहलीज पर नवाब ने उस अजनबी का बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया और उसे एक कमरे में ले गई जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा था। दोनों उस पर साथ साथ बैठे ही थे कि वहां सरदार आ गई। उसने देखा कि अजनबी किसी दौलतमंद घराने का व्यक्ति है।
खुश शक्ल और सेहतमंद है। उसने अंदर कोठरी में दाखिल होकर सलाम किया और पूछा, आपको इधर का मार्ग किसने बताया? अजनबी मुस्कुराया। नवाब के गोश्त भरे गालों में उंगली डुबोकर बोला, इन्होंने। नवाब तड़क कर एक और हट गई, एक अदा के साथ। हाय, मैं तो कभी आपसे मिली भी नहीं। अजनबी की मुस्कुराहट उसके होठों पर और अधिक फैल गई। पर हम तो कितनी बार तुमसे मिल चुके हैं, नवाब ने पूछा। कब? कहाँ? अजनबी ने उसका गुदगुदा हाथ पकड़ लिया और सरदार की ओर देखते हुए कहा कि तुम अभी ये बात नहीं जान सकती, अपनी माँ से पूछो। नवाब ने बड़े भोलेपन के साथ अपनी माँ से कहा कि ये शख्स उससे कब और कहाँ मिला था। सरदार पूरा मामला समझ गई। वे व्यक्ति जो यहाँ आते थे उनमें से किसी ने उससे नवाब का जिक्र कर दिया होगा। चुनांचे उसने नवाब से बताया कि मैं बताऊंगी तुम्हें, और ये कहकर वो बाहर चली गई। खाट पर बैठकर उसने डिबिया से अफीम की गोली निकाली और लेट गई। उसे तसल्ली थी कि व्यक्ति अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। यकीन है कि इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर कहना यही है कि अजनबी जिसका नाम हिम्मत खान था वो जिला हजारा का बहुत बड़ा रईस था। नवाब के अल्हड़पन से वो इस प्रकार मुत्सिर हुआ कि उसने रुखसत के समय सरदार से कहा कि आइंदा अगर नवाब के पास कोई और ना नहीं आना चाहिए। सरदार होशियार स्त्री थी। उसने हिम्मत खान से कहा, खान साहिब, ये किस तरह हो सकता है? क्या आप इतना रुपया दे सकेंगे? हिम्मत खान ने सरदार की बात सुनकर अपनी जेब में हाथ डाला और 100 के नोटों की एक गड्डी निकाली, नवाब के कदमों पर फेंक दी। फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी निकाली और नवाब की उंगली में पहना दी और तेजी के साथ सरकंडों के उस पार चला गया। नवाब ने नोटों की ओर नजर उठाकर देखा भी नहीं, बस देर तक अपनी सजी हुई उंगलियों को देखती रही जिस पर बहुत बड़े हीरे से रंग रंग की शिवाएं निकल रही थीं। मोटर स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई चली गई। इसके पश्चात वो चौकी सरकंडों के पास आई और मगर अब गर्दो गुबार के अलावा सड़क पर कुछ नहीं था। सरदार नोटों की गड्डी उठाकर उन्हें गिन चुकी थी। एक नोट और होता तो पूरे 2000 थे, लेकिन उसे इस बात का अफसोस न था। सारे नोट उसने अपने पास रख लिए। डिबिया से अफीम की एक बड़ी गोली निकालकर अपने मुख में डाल ली और काफी देर तक सोती रही। नवाब बहुत प्रसन्न थी और बार बार अपनी उंगलियों की ओर देखती जिसमें हीरे की अंगूठी पड़ी थी। 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन इस बीच उसका एक पुराना ग्राहक आया जिससे सरदार ने बता दिया कि पुलिस का खतरा है, इसलिए यह कारोबार बंद कर दिया गया है। वो ग्राहक जो खासा दौलतमंद था वो वापस चला गया। सरदार को हिम्मत खान ने बहुत प्रभावित किया था। उसने अफीम की पिनक में सोचा कि अगर आमदनी उतनी ही रहे जितनी पहले भी थी और व्यक्ति एक हो तो अच्छा है। इसलिए उसने निर्णय कर लिया कि बाकियों को भी ये कह देगी कि पुलिस वाले उनके पीछे हैं और वो नहीं चाहती कि उनकी इज्जत संकट में पड़े। हिम्मत खान 1 हफ्ते के पश्चात नामुदार हुआ। इस दौरान सरदार 2 ग्राहकों को ही इनकार कर चुकी थी कि वो अब इधर का रुख न करें। वो उसी शान से आया जिस शान में पहले दिन आया था। आते ही उसने नवाब को अपने सीने में भींच लिया। सरदार से कोई बात ना की। नवाब उसे, बल्कि ये कहिए कि हिम्मत खान उसे उसकी उस कोठरी में ले गया जिसमें निवाड़ी पलंग बिछा था। इस बार सरदार भीतर न आई और अफीम की गोली खाकर ऊँघती रही। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। मैं फिर मिलूंगा आपसे कहानी के दूसरे भाग को लेकर। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी।
अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ आपसे कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए शुक्रिया।